नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में समाजवादी पार्टी में इन दिनों हंगामा बरपा हुआ है। पहले जरा क्रोनोलॉजी हम समझ लेते हैं, फिर हम आपको दो खास मेहमानों से मिलवाएंगे। क्रोनोलॉजी ये है कि समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाई को लेकर बयान दिया कि इसे हटाया जाए, नहीं तो उनका आंदोलन चलता रहेगा। एक दो दिनों तक पार्टी में शांति रही। समाजवादी पार्टी के एक विधायक मनोज पांडे और कुछ और लोगों ने भी इसके खिलाफ बयान दिया। रोली तिवारी और ऋचा ने भी बयान दिया। लेकिन तब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी का स्टैंड क्या है। लेकिन फिर जानकारी आई कि अखिलेश यादव अंगद की तरह खड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। कुछ ही दिनों बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया और उसके बाद 2 दिनों पहले ये जानकारी आई कि पार्टी ने एक फरमान जारी किया है कि इस मामले पर कोई भी प्रवक्ता अब बयान नहीं देगा। उसके बाद पार्टी से इन दोनों नेताओं को, जो रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह हैं, जो लगातार इस मामले पर बयान दे रही थी, ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रही थी, उन दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। ऋचा ने यह भी कहा कि जो लोकतांत्रिक पद्धति होती है उस तरीके से उनका निष्कासन नहीं हुआ। यही कुछ मांग रोली तिवारी मिश्रा का भी है। हम दोनों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ कि हालात यहाँ तक आए। 16 साल तक रोली तिवारी समाजवादी पार्टी में रही। ऋचा को भी मैं जानता हूँ, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियंस की पहली महिला अध्यक्ष रहीं, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। तो जरा दोनों लोगों को फ्रेम में लाइए, फिर हम इनसे बात करेंगे। आप दोनों को मेरा नमस्कार, रोली तिवारी जी और ऋचा जी। सवेरे से आप लोग बहुत बात कर रही होंगे मीडिया में, इसीलिए मैंने आप दोनों से कहा था कि अब थोड़े से नॉर्मल हैं, भावनाएं भी कंट्रोल में होंगी। जी ऋचा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपको क्या था, इस तरीके की उम्मीद थी या इल्म था कि इस तरीके से पार्टी आपको बाहर कर सकती है? ऐसा लगा था क्योंकि आपको 2 बार टिकट मिला। मुझे याद है 2017 के विधानसभा चुनाव में मैं भी उस वक्त मौजूद था। खुद डिम्पल यादव आपके लिए चुनाव प्रचार करने गई थी, पार्टी ने आपका बहुत साथ दिया था। अखिलेश यादव भी आपको बहुत मानते थे। तो क्या आपको लगा था कि ऐसा हो जाएगा कि आपको पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? ऋचा जी देखिए, बहुत धन्यवाद पंकज जी कि आपने अपनी बात रखने का मौका मुझे दिया। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदेशा ये नहीं था कि इस तरीके की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया और रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने के लिए मेरा निष्कासन कर दिया जाएगा। और वो निष्कासन भी मुझे जानकारी ना देकर मुझे ट्विटर से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी को देखकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और मुझे लगता था कि वो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, उनके हाथ में बागडोर है। वो जाति, धर्म, मजहब से हटकर मुद्दों की राजनीति होगी और जाति धर्म के आधार पर कोई युवाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरे लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बात करते थे कि अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रामचरितमानस के ऊपर भाषा का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ पिछले कई दिनों से लगातार मेरी जाति को टारगेट करके महिला होने के आधार पे मेरा जो है ट्रोल किया जा रहा है, अपशब्द लिखे जा रहे हैं, मेरा फोन मैसेज बॉक्स भरा हुआ है, तमाम तरीके की अभद्र टिप्पणियां आ रही हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो मुझे इस बात की उम्मीद। ऋचा, 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा। क्या आपने कभी ये सब चीजें जो आपके साथ हो रही थी, पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव या पार्टी के किसी सीनियर लीडर से आपने ऐसा कहा, या किसी ने आपको ये कहा कि भाई ये पार्टी के खिलाफ आप बयान दे रही हैं, आप ऐसा ना करें, ऐसा कुछ कहा गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को लगातार मैसेज से और पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया कि पार्टी में देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर वेरीफाइड हैंडल समाजवादी पार्टी के, तो भी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कहा था कि वो कोई भी महिला हो, किसी भी विचारधारा की हो, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर भी माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखकर और जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम हो सकते हैं उनसे अवगत कराने का प्रयास किया। लेकिन इस पर जो है कार्रवाई करने के बजाय
मेरे ऊपर ही कार्रवाई कर दी गई, ये बहुत स्तब्ध करने वाला भी है। और राजनीति में महिलाएं देखिए पंकज जी बहुत मुश्किल से आती हैं। वो पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक तमाम संघर्षों को करते हुए अपनी जगह बना पाती हैं। और ऐसे में इस तरीके का निष्कासन मेरे लिए स्तब्ध करने वाला भी है। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि देखिए रामचरितमानस इस देश की संवैधानिक आत्मा है। हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर अनुचित टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। और अगर हम संविधान को मानते हैं तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूँ। ये संविधान की मूल प्रति की फोटो है, मैंने जिसके देखी है। भाग 3 में जहां देखिए देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, वहां पे प्रभु श्री राम और सीता जी का चित्र बना हुआ है। आप कहां कहां से प्रभु श्री राम को मिटाने का प्रयास करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी सोच को बदलना चाहिए। बेहतर होता कि वो दलित, वंचित, पिछड़े तबके के लोगों की छात्रवृत्ति की बात, उनके लिए रोजगार की बात, उनको मुख्य धारा में लाने की बात करते। लेकिन उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पे आप विरोध कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जो धर्म ग्रंथ है उसको समग्रता से उसका मैं ऋचा विश्लेषण एक चीज किया जानना जाना चाहता चाहिए। था। ऋचा, अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के बारे में ये कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक तरीके से प्लान्ड एजेंडा था जिस पर ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया गया और इस तरीके से पूरी राजनीति का खाका और एजेंडा सेट किया गया? कैसा आपको लगता है? देखिए मैं समाजवादी पार्टी में रही हूं और मैंने ये उम्मीद की थी कि इस तरीके का कोई प्लान एजेंडा नहीं होगा। लेकिन कल जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, अब मुझे समझ में आता है कि अगर ये प्लान एजेंडा है भी, तो मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि हम 21वीं सदी में राजनीतिक दौर में हैं, जहां पर समावेशी और समग्रता की ही राजनीति की जा सकती है, जहां पे हर वर्ग, हर तबके को साथ लेकर चलना होगा। और देखिए लोकतंत्र का विचार भी इसी बात को कहता है कि किसी की भी भावनाओं को आहत ना किया जाए और सबको साथ लेकर चला जाए। मैं जरा आज के दौर में ऋचा, मैं जरा रोली जी से वही बात कर लेता राजनीतिक हूँ। पार्टी सफल हो पाएगी जो सबका विश्वास जीत पाएगी, ना कि आप धार्मिक और जो है जातिगत आधार पे लोगों के साथ भेदभाव रोली जी करेंगे। को मैंने देखा, अभी वो पानी पी रही थी। पानी पी पी के वो पिछले कई दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी टिप्पणियां कर रही हैं। रोली जी और ऋचा जी से जब मेरी बात हो रही थी, इसी बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ देर पहले बैठक की बीजेपी के सांसदों की और कहा उसमें कि धार्मिक बयानों पर कोई बयानबाजी ना करे। वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। रोली जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने और ऋचा ने जो दोनों एक साथ इनके खिलाफ बोल रही हैं, ऐसी ही कई बातें तो पार्टी के और भी विधायकों ने की, जिनका बयान जो है वह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पर आप दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों, उन दोनों के खिलाफ क्यों नहीं? इसके बारे में आपने पार्टी के किसी नेता से, किसी से बात की? किसी ने कुछ बताया है? देखिए पंकज जी, हम लोग जो है बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो हम महिलाएं हैं, हमें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। दूसरा, मैं सनातनी ब्राह्मण महिला हूं, तो मुझे तो यही लगता है कि हमारी जाति इस समय हमारी अयोग्यता हो गई है। एक वरीयता होती है ना पार्टी में रहने की, तो जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। वो पार्टी पटल पर अंदर कहते हैं कि ब्राह्मण बनिए, ठाकुरों को लात मार के निकालिए, पार्टी के वोटर नहीं है। तो इस बात वो का श्री विरोध आपने रामचरितमानस पार्टी को के गाली अंदर, देते पार्टी हैं। के फोरम पे क्यों नहीं किया रोली जी, कि आप सोशल मीडिया में? मैंने पार्टी फोरम पर ये बात सैकड़ों बार रखी। आप मेरा पूरा 16 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। मैंने सिर्फ अपना जीवन ही नहीं दिया है पंकज जी, मैंने अपनी युवा अवस्था का सबसे स्वर्णिम समय समाजवादी पार्टी को दिया है। आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे अपनी बेटी जैसा माना। मैंने इस परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ में राजनीति की है, चाहे वो चाचा शिवपाल, चाचा रामगोपाल हो, चाहे वो तेज प्रताप जी हो। तो 3 पीढ़ियों के साथ में राजनीति कर रही हूँ। 16 वर्षों से इस पार्टी का अभिन्न हिस्सा हूँ, एक मुखर पेश हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ पंकज जी, जब मैं बात करती हूँ बतो इज्जो मंतशा, बतो जिल्लो मंतशा, समाजवादी पार्टी ताली बजाती, वाह क्या सेकुलर सोच की ब्राह्मण महिला है। और जब मैं सेम उसी बात को चौपाई में कह देती हूँ कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो समाजवादी पार्टी की नाक भौं सिकुड़ जाती है कि भाई रामचरितमानस की बात क्यों कर रही हो, क्योंकि इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को आपत्ति है। जब मैं ये बात कहती हूँ इन्ना लिल्लाहि मां साबरीन, आप लोग खुश हो मतलब जाते आपके हैं। कहने और का जब मैं मतलब ये है रोली जी, मैं अगर समझ पाऊं, कि आपका आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त है, आप ये बताना चाह रही हैं? देखिए, मुस्लिम परस्त होना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे खुद इस्लाम बहुत बहुत सारी चीजें इस्लाम की अच्छी लगती हैं, कुरान शरीफ की अच्छी लगती हैं, हदीस की अच्छी लगती हैं। मैं पढ़ती भी हूँ, मैंने तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। लेकिन
आपकी आवाज़ नहीं आ रही है रोली जी। हाँ हाँ हाँ, आपने अनम्यूट कर दिया जी, फिर म्यूट हो गई हैं। रोली जी अनम्यूट कर लीजिएगा अपना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं तब तक ऋचा से बात करूंगा। ऋचा, दो तीन तरह की बातें कही जा रही हैं, खास तौर से मैंने सोशल मीडिया में जब देख रहा था, जूही सिंह ने भी आपके ट्वीट पे रिएक्ट किया है, कुछ और भी आपकी सहयोगी नेताओं ने जो साथी रहे अब तक समाजवादी पार्टी ने, कि आपको पार्टी ने इतना कुछ दिया है और फिर भी जब मौका आया तो आपने एक बहाना ढूंढ लिया किसी और ऑल्टरनेटिव की तलाश में, और फिर आपने एक इस तरीके से अपनी प्लानिंग की है। ये आप पे आरोप है। पंकज जी, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ रोली जी एक मिनट, अब ऋचा से बात कर रहा हूँ, एक मिनट का वक्त दीजिएगा जी। हाँ पंकज जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहती हूँ कि मैंने जैसे समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, मैंने विपक्ष की राजनीति की है पिछले 10 सालों से। मैं लगातार विपक्ष की राजनीति कर रही हूँ, और ये कहना कि मैंने कोई अवसरवाद चुना है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने इस अवसर को जरूर चुना है कि जब श्री रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने का समय आया है तो मैं अपनी राजनीति का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको मूल समाजवादी में और अवसरवादी समाजवादियों में अंतर करना पड़ेगा। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो जब सरकार में होते हैं तो हम लोगों के ऊपर लाठियां चलवाते हैं, पुलिस के डीजीपी को ऑर्डर देकर। मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखे हुए हैं, हम लोग लगातार इनके खिलाफ पिछले 5 साल संघर्ष करते रहे। आज इन्होंने आकर मूल समाजवादियों को अवसरवादी समाजवादियों से स्थानांतरित कर दिया, तो इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी में अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 70 लोगों की कार्यकारिणी में 5 महिलाएं नहीं है, और ऊपर से 20 लोगों की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें एक भी महिला नहीं है। ये बीमारी तो अधिकतर पार्टियों में, ऋचा आप इस बात को जानते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों में बिल्कुल मैं कहती हूँ, मैं एकदम कहती हूँ, लेकिन अगर हम लोहिया जी के और हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमें उनका रिप्रेजेंटेशन को भी देना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ऋचा मुझे एक बात बताई गई है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि जो मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य अपने करीबी अमरनाथ मौर्य को टिकट दिलाना चाहते थे, मिल भी चुका था, उस वजह से बाद में आपको मिल गया किन्हीं तकनीकी वजहों से, उस वजह से बताया जा रहा है कि आपकी और स्वामी की व्यक्तिगत रंजिश है। क्या ये बात सही है? देखिए मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि स्वामी जी से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, क्योंकि मैं अवसरवादी नेताओं से बहुत दूर रहती हूं, भले ही मैं बहुत ही छोटी नेता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को गुमराह करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवा दिया जो अपना पर्चा भरने के बाद उसका नामांकन रद्द हो रहा था और अगले दिन वो रद्द हो भी गया, तो तकनीकी कारणों से मुझे अंतिम समय पर टिकट दे दिया गया, ताकि जब मैंने उस बात को ले जाकर रखा उनका पर्चा, इसीलिए मैंने रद्द हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा तकनीकी कारणों से आपको मिला। 6 करोड़ रुपए में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस टिकट को बेचा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों नहीं इस बात को खुलकर कहते हैं? मैंने तो समाजवादी पार्टी का ना टिकट खरीदा ना बेचा। ऋचा बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 6 करोड़ रुपया लेकर टिकट देना चाहते थे। आप इस बात को समझ रही हैं? बिल्कुल 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 मैं इसको आरोप लगा रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ लगा रही हूँ, और उन्होंने वो बेचा भी। लेकिन उसके बाद जब इस बात का स्पष्टीकरण हुआ कि इन्होंने तो अपना पर्चा ही गलत भरा है, उस पर्चे को, गलत भरे हुए पर्चे को अंत समय में वापस लेना पड़ा और मैंने सही पर्चे के साथ नामांकन किया। मैं पिछले 10 सालों से विधानसभा में संघर्ष कर रही थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अंतिम समय टिकट देते हुए कहा कि आपके संघर्ष को टिकट है। आखिर मेरा संघर्ष उस अंतिम समय पे कहां चला गया? मेरी विचारधारा कहां चली गई? तो ये कहना कि जो है ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, सवाल इस बात का है। अब जरा मैं रोली जी से भी एक बात आप हमारे देश की संवैधानिक आत्मा पे देखिए, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और कल जो प्रेस जारी हुई है जिसमें लोगों के ऊपर रोकने की बात कही गई है, तो सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने पिछले दिनों भरे मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो रामचरितमानस को बैन करवा देंगे, जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियों को लखनऊ में खुलेआम सड़कों पर जलवाया। तो सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई ना करके समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। आप महिलाओं के ऊपर कार्रवाई कर देंगे, अन्य पुरुष नेता जिन्होंने समर्थन में अपने वक्तव्य जारी किए उनके ऊपर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आप आधी आबादी को कोई महत्व नहीं देते। रोली जी जुड़ गई हैं, जरा मैं भी उनसे एक सवाल पूछ लूं। रोली जी देखिए, आप लंबे समय से, इससे पहले भी मैंने आपसे बात की थी, अब मैं जानना चाह रहा हूं कि 16 साल तक आप पार्टी में जुड़ी रही, धूप छांव सब आते रहे पार्टी में, पार्टी सरकार में भी रही, पार्टी विपक्ष में भी रही। अब मैं जानना चाहता हूं, जब आप पार्टी में नहीं हैं, अब आगे क्या रोली तिवारी के लिए?
देखिए, ये पता नहीं था कि इस तरह का घटनाक्रम होगा। कल आदरणीय रामगोपाल यादव जी का एक मैंने टीवी पे बाइट देखा था शाम को, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपकी पार्टी में दो तरह की विचारधारा उत्पन्न हो रही है, तो आदरणीय श्री हाँ हाँ, वो रामगोपाल बयान यादव मैंने जी भी ने कहा देखा, था कुछ सीधे और कि कुछ ये टेढ़े मेढ़े पार्टी लोग हमारी वाले हैं। भगवान शंकर, जी बोले भगवान शंकर की बारात है, यहाँ सब तरीके के लोग हैं। तो मुझे लगा कि हमारी स्वीकार्यता है, और हमारे जो हम फिर से आवाज, हाँ जी जी, हाँ जो प्रभु श्री राम की बात रख रहे हैं, शायद उसका समर्थन हुआ है। लेकिन उसके बाद ये जो निष्कासन आया है, आप खुद देखिए, 16 वर्षीय पुरानी कार्यकर्ता को एक समाजवादी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, उसमें न किसी का साइन, न प्रमुख प्रवक्ता का साइन, न मुख्य महासचिव का साइन, न अध्यक्ष जी का साइन, न पार्टी लेटर हेड पर, ना ही कोई सूचना, ना ही एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे देश में, और दूसरा आंतरिक लोकतंत्र को समाप्त कर देते हैं। हमें कम से कम कोई कारण बताओ, नोटिस, किसी भी संगठन से जब आप हमें निकाल रहे थे, तो कम से कम हमें इतना तो बता देते कि हमें क्यों निकाला गया, क्या क्या कारण था। आपको एक आपको लाइन की ट्वीट समाजवादी कर दिया। पार्टी, रोली जी, क्या आपको समाजवादी पार्टी के ट्वीट से पता लगा कि पार्टी ने आपको बाहर कर दिया है, निष्कासित कर दिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ट्वीट भी लोगों ने पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। फोन आने शुरू हुए कि एक ट्वीट आया है समाजवादी पार्टी पर। मैं तो पूजा कर रही थी, तो मैंने वो देखा ट्वीट, तो उसमें देखा कि कल बृहस्पति था, मैं बृहस्पति की पूजा करती हूँ, और मैंने जब देखा तो मैं उस पर निष्कासित थी। तो बड़ा अजीब सा लगा। करीबन 8-10 मुझे मुझे घंटे तक मुझे ना ऋचा हमारा। देखिए, जैसे मैंने अभी ऋचा से कुछ सवाल पूछे, क्योंकि जब वो पार्टी से निष्कासित कर दी गई तो 2-3 तरह की चीजें उनके बारे में बताई गई। मैं उन आरोपों पर उनसे बारी बारी से पूछ रहा हूं। एक आपके बारे में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चीजें आई हैं, उसमें एक तस्वीर घूम रही है, उसमें आप दिख रही हैं, अजय मिश्रा टेनी जो मोदी सरकार में मंत्री हैं वो दिख रहे हैं, और अशोक वाजपेयी जो कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो साथ दिख रहे हैं। पार्टी का ये कहना है कि आप पहले से बीजेपी में जाने के लिए आपने एक मौका तलाशा, ये आपदा में अवसर वाली बात है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी ट्विटर पर डाउनलोड करूंगी, जिसमें मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को इन्हीं फोटो के साथ में मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया है, और मैंने उनको बताया है क्योंकि मेरे हस्बैंड इस समय बॉर्डर पर पोस्टेड हैं, और मैं उसके संबंध में, मेरी माता जी क्योंकि इस समय गंभीर रोग से फोर्टिस में एडमिट हैं, तो मैंने उनके लिए बात करने के लिए मैं वहां पर गई थी। तो वहां जब मैं उस कार्यालय में गई, तो वहां अजय मिश्रा टैनी जी मिले, उनको मैंने प्रणाम किया। वहां पर अशोक वाजपेयी जी बैठे हुए थे, और जो उनके कार्यालय के लोग हैं उन्होंने इसको फोटो को खींचा। उसको अजय मिश्रा टैनी जी ने अगले दिन डाला कि इन ऑफिस, और उससे पहले मैंने अखिलेश यादव जी को, वो डेट और टाइम भी निश्चित है, वो सेम, और मैं आपको ये सूचित करना चाहती हूँ कि कल मैं, क्योंकि मेरे पति इस समय पैरामिलिट्री में। रोली जी, फोटो कब की है, किस साल की है? पिछले साल की? ये 2022 की फोटो होगी ये, और इस फोटो में ये इवन चुनावों से पहले की फोटो होगी। मेरी माता जी को गंभीर बीमारी थी, और मेरे फादर इन लॉ को पैरालाइज टाइप का अटैक पड़ा था। उस समय मैंने उनको जाकर के मैं मिली थी कि मेरे पति को जो है कुछ समय के लिए संबद्ध किया जाए दिल्ली में, क्योंकि मेरे पति यहाँ पर है नहीं। तो और आपने मैं अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी दे दी थी? मैंने इस फोटो के साथ जानकारी दी है। मैं वो स्क्रीनशॉट बाकायदा, अगर पार्टी फोरम इस पर बात करती है तो अखिलेश यादव जी के साथ, देखिए मेरी 16 वर्षों की उनके साथ बातचीत है। अखिलेश यादव जी ने 3 मोबाइल फोन के नंबर बदले हैं। सबसे पहले जब वो एक सांसद हुआ करते थे, जय हो की कॉलर ट्यून लगाया करते थे, शायद आपने कभी फोन किया हो, ब्लैकबेरी का फोन चलाते, तब से लेके आज तक। अब उनके मोबाइल नंबर मत सार्वजनिक करिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल उनके मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि संवाद का हमेशा माध्यम रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, मेरे भाई हैं। जब भी मेरे को कोई, और मैं उनसे जब जिस समय आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं तो आगे क्या? नहीं, पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मुझे ट्विटर पर काफी लोग टैग कर रहे हैं। जब अजय मिश्रा टैनी जी के ऑफिस गई थी, तो उसके इमीडिएट बाद मैंने उनको, अखिलेश यादव जी को ये बताया था, फोन करके भी बताया था, और व्हाट्सएप पर फोटो भी भेजा था। मैंने कहा सर ऐसे मैं आज पार्टी वहां गए थे कार्यालय। जी, ऋचा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। हाँ ऋचा, एक चीज़ और भी है, जब मैंने आरोपों की लिस्ट आपके खिलाफ लंबी है, एक और आरोप ये कहा जा रहा है कि जो संदीप सिंह हैं, सोनिया गांधी, माफ़ करिएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रहते हैं, उनके आपसे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी दोस्ती है,
तो ये कहा जा रहा है कि आप भी आपदा में अवसर की तलाश में थी, रामचरितमानस का बहाना लिया और आप समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस चली जाएंगी, क्या ये सच है? पंकज जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि मेरी संदीप जी से आज तक कभी बात नहीं हुई है, कभी बात नहीं हुई है मेरी संदीप सिंह जी से। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में इस बात को कह रही हूँ, और ना मेरे पास उनका कोई फोन नंबर है। सवाल आपदा में अवसर का नहीं है और सवाल व्यक्तिगत आरोपों का भी नहीं है। समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी में आप जब रहते हैं तो आप बहुत सारे सार्वजनिक जीवन में भी मूव करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था कि वो मेरा निष्कासन करते वक्त कारण बताती? क्या मुझे नोटिस जारी की जाती, मुझसे जवाब मांगा जाता? मैंने पिछले दिनों कई पत्र लिखे, मुझे किसी का जवाब दिया जाता? मेरे खिलाफ आपने सिर्फ अखिलेश यादव को ही पत्र लिखा या किसी और को भी लिखा था ऋचा? मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखे हैं, और मैंने माननीय अखिलेश यादव को अन्य कम्युनिकेशन के माध्यमों से भी बार बार सूचित किया, और माननीय डिम्पल जी को भी सूचित किया। कोई जवाब नहीं आया? लगातार इस तरह कोई जवाब नहीं आया, ना अखिलेश जी की तरफ से ना डिम्पल यादव की तरफ से। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि बालसन चौराहे पे माननीय अखिलेश यादव जी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आ रहे थे तो किस तरीके से हम लोगों के ऊपर लाठियां पड़ी थी, मेरा जबड़ा टूट गया था, आज भी उसका इलाज चल रहा है। तो अवसरवाद कहना बहुत आसान है, लेकिन महिलाएं जो राजनीति में आती हैं, मैं किसी भी पॉलिटिकल लेगेसी से नहीं आती हूं पंकज जी, मैंने पग पग संघर्ष किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ, जहां पे आपको बंदूक और बम का सामना करते हुए छात्र संघ भवन की प्राचीर से अपना भाषण देना होता है, मैंने उसका सामना किया है और मैं लगातार सामना कर रही हूँ। 22 मुकदमे हैं पंकज जी मेरे ऊपर। मैं जानता हूं। पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हूँ, पीएचडी हूँ, 2 विषय में नेट होने के बावजूद किसी भी विश्वविद्यालय में मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं किया जाता है। मेरा पत्र भी पड़ा हुआ है कई संवैधानिक संस्थाओं में कि आखिर मेरा इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं होता है। इसलिए क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करती हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन की, मैंने अपने अकादमिक जीवन की बलि दी है, अपने निजी स्वार्थों की बलि दी है। आज आप मुझ पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं, सवाल इस बात का है कि जो आरोपी लोग हैं, आखिर रामचरितमानस का अपमान करने वाला जो प्रमुख आरोपी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उसके ऊपर कोई लगाम समाजवादी पार्टी क्यों नहीं लगा? आपको क्यों ऐसा लगता है? ऋचा, मुझे एक बार बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक चुनाव से पहले आते हैं और लंबे समय से आप लोग साथ हैं, संघर्ष करते हुए मैंने आपको देखा, तो क्या हो गया कि अखिलेश यादव उनकी ही बात सुनते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी में इस बात को जो है वो करने में वो कहीं कामयाब हो गए हैं कि एक वर्ग विशेष की राजनीति करके शायद सत्ता में वापसी की जा सकती है। ये सब कुछ राजनीतिक अवसरों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो संघमित्रा मौर्य को आज तक सामाजिक न्याय का पाठ नहीं पढ़ा पाए। मैं आपको बता दूं कि कोई भी दलित वंचित समुदाय का तबका स्वामी प्रसाद मौर्य से एसोसिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो बात करते छात्रों के छात्रवृत्ति की, महिलाओं के शोषण की, उसके लिए सड़क पे उतरना पड़ता है। मैं पंकज जी आपको याद दिला दूं कि अभी पिछले साल की बात है कि हमारे विधानसभा में चकनिरातुल बस्ती है, जहाँ पे 2000 दलित परिवार रहते हैं। कोरोना काल में घर गिराए जा रहे थे, हम लोग ने खड़े होकर लड़ाई की, प्रधानमंत्री कार्यालय तक की, प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी आई, उसके बाद उनके घर बचा लिए गए। 1 महीना हम लोग कोरोना काल में बस्ती में खड़े रहे, दलित बस्ती में, लेकिन कोई दलित नेता आगे नहीं। मुझे एक चीज बताइए, तो सवाल इस बात का है पंकज जी कि हम युवा जो कि संघर्ष करके आते हैं, जो कि जाति के परे जाकर विचारों को तरजीह देते हैं, अगर हमारे साथ जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा ऋचा, तो मैं आपको यहाँ टोकना चाहता हूँ। ऋचा, आप जानती हैं कि आज की तारीख में नहीं, पहले से भी और आने वाले समय में भी ये कड़वा सच है कि जाति के बिना राजनीति की चर्चा नहीं हो सकती। ये आप भी जानती हैं, उसी के आधार पर टिकट मिलते हैं, आप ये भी जानती हैं, तो इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकती हैं। मुझे देखिए, जाति की चर्चा होगी, लेकिन समग्रता में आपको सबको साथ तो लेना होगा। आप इस तरीके से जाति के लोगों को कहेंगे कि तुम चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो देखिए जाति राजनीति हमेशा इंक्लूसिव होती है, और जो भी राजनीतिक दल इंक्लूसिवनेस में तमाम तबकों को अपने साथ जोड़ लेता है, वो जनता की प्राथमिकता बन जाता है। अगर यही कारण है कि शायद हम 10 साल से सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। 10 साल से सत्ता से बाहर बैठे हुए, इसकी वजह क्या बता रही हैं आप? कि हमने तमाम तबकों को, हर तबके को साथ लेकर चलने का हमने प्रयास नहीं किया। देखिए, लोकतंत्र का ये दर्शन है कि जो आपके मतदाता हैं उनमें जाति धर्म के आधार पर, जाति एक राजनीति का सच है, लेकिन आप उस जाति के कड़वे सच के आधार पर सामाजिक द्वेष फैलाने लगेंगे, आप धार्मिक उन्माद फैलाने लगेंगे, तो मैं इसके साथ नहीं खड़ी हूं। और मैं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले समाजवादी पार्टी को नेताओं के साथ नहीं खड़ी हूं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। आखिर आप प्रभु श्री राम को कहां से मिटा देंगे? प्रभु श्री राम इस देश की संवैधानिक आत्मा है, वो हमें मर्यादा का पाठ सिखाते हैं। अगर ये अखिलेश यादव का प्रयोग है, जिसके बारे में राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि उनका ये चौथा प्रयोग है,
पहला उन्होंने तो कांग्रेस के साथ किया, फिर उसके बाद उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन करके फिर छोटी छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़े। ये प्रयोग है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा, तो ये प्रयोग क्या नहीं चल पाएगा? देखिए पंकज जी, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करती हूँ। अगर वो ये प्रयोग कर रहे हैं तो इसके परिणाम भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे, और पिछले दिनों के परिणाम भी हमने देखे हैं। ये प्रयोग पहले भी करने के प्रयास किए गए, उसका परिणाम भी हमारे सामने है। सवाल इस बात का है कि राजनीति समावेशी राजनीति होगी, उसमें हाँ, हमें दलितों, पिछड़ों, वंचित तबकों की बात करनी पड़ेगी, उनके लिए नीतिगत हमें अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी, हमें उसको अपने पॉलिसी मैटर में लाना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से सामाजिक द्वेष आप फैलाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे, आपकी बातों से ऋचा ऐसा लग रहा है पंकज जी, किस तरीके से मुझे जातिगत गालियां दी जा रही हैं। मैं वो ऋचा हूं जिसने कभी संघर्ष करने से पहले किसी की जाति नहीं दी। मैंने दलित के लिए संघर्ष किया। मेरी विधानसभा में जो है यादव परिवारों के ऊपर जब जुल्म हुआ तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हम लोहिया जी को मानते हैं। अगर आज लोहिया जी होते तो उनको भी समाजवादी पार्टी जो है बाहर का रास्ता दिखा देती, क्योंकि वो तो रामायण मेले के आयोजन की बात किया करते थे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे 10 साल का जहां से मैंने राजनीतिक संघर्ष शुरू किया, मैंने कभी जाति धर्म के आधार पर संघर्ष नहीं किया। मैंने मुद्दों को लेकर राजनीति की है, लेकिन मेरा निष्कासन जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर किया गया। ऋचा, आप राजनीति में बनी रहेंगी? देखिए, राजनीति का रास्ता जनता के बीच से होकर जाता है, और मैं जनता के बीच में जनता के मुद्दों पे सक्रिय रहूंगी। और फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जो इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया है, कम से कम लंदन में बैठकर तो फरमान ना जारी करते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात की उम्मीद करती थी। तो आप राजनीति में तो बनी रहेंगी, पार्टी क्या होगी? समाजवादी पार्टी का तो चैप्टर क्लोज हो गया। देखिए, मैं राजनीति में बनी रहूंगी, मैं जनता के बीच में जाऊंगी और जनता के बीच में जाकर अपना काम करती रहूंगी। रास्ता क्या होगा ये मैं आगे चुनूंगी, लेकिन रास्ता जरूर तय होगा, क्योंकि इस देश की आधी आबादी ना ऋचा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया या अभी तय नहीं किया है। देखिए, रास्ता क्या होगा ये मैं जनता के बीच में जाकर तय करूंगी, और अभी फिलहाल मैं इस गलत का विरोध कर रही हूं जो अलोकतांत्रिक तरीका समाजवादी पार्टी ने अपनाया है। मैं इसके खिलाफ हूं, और मैं इस देश की संवैधानिक आत्मा प्रभु श्री राम और रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत के साथ खड़ी हुई हूं। अगर इसके साथ खड़े होने पर मेरे राजनीतिक जीवन की बलि हो जाती है तो उसमें मैं बलि होने के लिए तैयार हूं, और इसे मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने दो नेताओं को, जो दोनों नेता कभी प्रवक्ता हुआ करते थे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें खेल अभी और बाकी है।